बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि चंद माह पहले इस्लामाबाद में तालिबान रहनुमाओं से जो मुलाकात हुई थी उसमें उन्हें कायल करने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहे थे। तालिबान का ये कहना था कि जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के सदर रहेंगे वो उनसे बात नहीं करेंगे, इसलिए जो मौजूदा हालात है इसमें अफगानिस्तान का सियासी हल नजर नहीं आता। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उससे पहले ये भी बात की और बड़ी दफा उन्होंने ये बात की है कि हमसे गलती हुई, अमेरिका की बात मानी, जिसका खमियाजा हमने भुगता और अब भी भुगत रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं। इस बार पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है। एक और बड़ी अहम बात की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अब यह फैसला कर लिया है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है अमेरिका का वो अब भारत होगा और मेरे ख्याल में इसी वजह से पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ तरह का सुलूक किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। जो मेरा सवाल होगा इस पॉइंट पर अपने पैनल से वो यही है कि क्या भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूं। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं स्टूडियोज में मेरे साथ सैयद शोएबुद्दीन साहब। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फयाज बड़ाई साहब, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। मीनवाइल हमें इंग्लैंड से ज्वाइन कर रहे हैं हामिद खान अल मशरकी, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शेब साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने यह बात की है कि भारत जो है अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया, क्या कहते हैं, क्या राय है आपकी इस पर? हाँ, ये एक टोटल 90 डिग्री शिफ्ट है दुनिया की पॉलिसियों में। जो कहते हैं ना, कोई किसी का दोस्त नहीं होता इस दुनिया में। बिल्कुल मुफाद की जंग है, मुफाद की जंग है। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका कैंप में जाना पसंद किया था और भारत रूस के साथ चला गया था। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती देखें कि हम सीटों सेंटी में लाई भी रहे, हमने रशिया के खिलाफ अपना बटबेर का अड्डा भी दिया, वहाँ से तैयारे भी उड़ते रहे, सब कुछ होता रहा। लेकिन जब वक्त आया 1965 में तो हमें बिट्रे किया, हमें धोखा दिया अमेरिका ने। हमारे असले के पुर्जे तक बंद कर दिए, हमारा असला बंद, मतलब जंग के लिए इस्तेमाल काबिल भी नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुश्किल में आ गए थे हम। फिर 1971 में हम इंतजार ही करते रहे कि अमेरिका का बैरी बेड़ा आ रहा है और मशरकी पाकिस्तान पहुंच रहा है और इंडिया की तो ऐसी तैसी कर देंगे। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ना हो सका और 16 दिसंबर को सकूत ढाका हो गया। बिल्कुल। इंडिया के साथ अमेरिका का रवैया कभी भी दुश्मनों वाला नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही उसने अपनी पॉलिसीज बैन रखी। पाकिस्तान के अगर साथ खड़ा था तो अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान का साथ दिया। बिल्कुल ऐसे ही। जो पाकिस्तान कहता है कि उसने हमारा साथ दिया, तो वो इसलिए कि रशिया आ गया था वहां पे फिर अफगानिस्तान में। एग्जैक्टली। और रूस को वहां तक महदूद करना या वहां से वापस भेजने के लिए पाकिस्तान ही जरूरी था। एग्जैक्टली। और किसी मुल्क में वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान किसी में इतना दमखम भी नहीं था कि वहां सामने खड़ा होता। बिल्कुल। ईरान के अंदर खुमैनी साहब आ चुके थे, उनके साथ अमेरिका का झगड़ा चल रहा था। पाकिस्तान ही रह गया था जिसने वो जंग लड़नी थी। पाकिस्तान में जंग लड़ी और कुर्बानी दी और तबाह हो गया। बिल्कुल। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को सही माने में इस्तेमाल किया 9/11 के बाद। बिल्कुल। इस बुरी तरह इस्तेमाल किया कि धमकी दे दी कि अगर साथ नहीं दोगे तो तोरा बोरा तुम्हें भी बना देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई ये हालात हुए हमारे का मुतालिबा बार-बार होता रहा। मोर करते रहे, हम भुगतते रहे। बिल्कुल ऐसे। मतलब सिर्फ मुशर्रफ नहीं, मतलब जितने ज्यादा ड्रोन हमले को 64-65 तो हुए पीपल्स पार्टी के दौर में, 300-325 हमले बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के दौर में हो गए। हमने आवाज नहीं बुलंद की। अब उनको जरूरत है इंडिया की। ठीक हो गया। क्यों? वो इस वक्त चाइना को महदूद करना चाहते हैं, अपनी हदूद के अंदर रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, ये सब उनके साथ उधर खड़े हो गए हैं। वो चाइना का वो समुद्र का रास्ता रोक रहे हैं। ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि वो चाइना से बहुत बड़ी बहरी ताकत है अमेरिका। ठीक हो गया। चाइना अभी तक उनसे कंटेस्ट नहीं कर सकता। चाइना ने अब जो मुतबादल रास्ता बनाया है वो पाकिस्तान है। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान की तबाही के लिए उनको चाइना की दोस्ती की जो हमें जो कुर्बानी अपना देनी पड़नी है, उसका खुमियाजा कह लें, जो भी कह लें, कि हमें ये भुगतना है। अब चाइना की दोस्ती भी भुगतना है। अमेरिका उन लोगों में से है
उस भेड़िए में से है जो बकरी का बच्चा ये कह के खा गया था कि पिछले अल्ताफ मारे तो बाप ने मुझे गाली दी थी। बिल्कुल सही हो गया। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को स्केपगोट बनाया है। अब ठीक हो गया, पाकिस्तान के साथ बुरा वक्त आने वाला है। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया, यानी वो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना है चाइना की वजह से बन गया। ठीक, चाइना को इस तरफ से सिर्फ अफगानिस्तान में भी तो वो कार्रवाइयां कर रहा है, असलहा पहुंचा रहा है, तो वो भी उसकी मर्जी भी है और चाइना की भी। बिल्कुल सही है। तालिबान ने कह दिया है कि ये मत करो, उनको तालिबान खुद ही देख लेंगे। ठीक हो गया। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सुमेरा इंदिरा गांधी को आप जानती है ना, इंडिया की बहुत बड़ी लीडर, जनूबी एशिया की बहुत बड़ी लीडर हुई हैं। बिल्कुल। तो आज मैं समझता हूँ कि उनकी जो गंगा के ठंडे पानी में जो रूह है ना, वो तड़प रही होगी, बल्कि जल रही होगी। वैसे आपको लगता है इतनी वहां पे अस्थियां बहा दी गई, अब भी गंगा ठंडी है? नहीं, वो इकट्ठी हो जाती है अंदर जाके। तो उन्होंने ना एक किताब लिखी थी, तो उसमें पाकिस्तान का बड़ा तमस्खुर उड़ाया था कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात का वजह है, पाकिस्तान जो मसाइल में गिरा हुआ है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को एक दुश्मन नमा दोस्त अमेरिका मिला हुआ है। बिल्कुल सही उसने है। पूरा फैक्ट एंड फिगर से जो भी शेर साहब ने बातें की है, सारी उसने चीज़ें वो बैरी बेड़े वाली और दूसरी सारी बातें लॉजिक से उसने बयान की हुई है। अभी सुमेरा जो आपने इंट्रो बोला है ना, बड़े खूबसूरत बात की, और जो प्राइम मिनिस्टर की शख्सियत, उनका बयान, उनकी सोच, उन्होंने इंटरव्यू में जिस तरह बातें की हैं, जिस तरह उन्होंने रिस्पांस किया है, बिल्कुल, वो मैं कहता हूँ कि वो एक इंग्लिश की टर्म है ना, फर्म बट नॉट रफ। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इस बात पे आते हैं कि उन्होंने बड़ी मजबूती से इतने मुश्किल हालात में बड़े लॉजिक से दलाल दिए हैं। सिंपल सी उन्होंने बात की है कि जो पाकिस्तान, जो अमेरिका है, वो ये चाहता है कि पाकिस्तान एक तो इंडिया की थोड़ी सी बालादस्ती माने, बिल्कुल चीन से थोड़ा सा दूर हो जाए, और वो हमें टेक्निकल सपोर्ट भी फराहम करे इंटेलिजेंस के वाले से। तो इन तीनों चीज़ों के बदले में वो पाकिस्तान को देना भी कुछ नहीं चाहता, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर लेगा, वाइट हाउस में बुलाकर खाना खिला देगा, FTF में थोड़ी सी मदद कर देगा, या IMF के मसाइल में थोड़ा सा पाकिस्तान की मदद करेगा, देगा कुछ नहीं। लेकिन ये फैक्ट है कि पाकिस्तान चीन को नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान दुनिया भर में मुफाद की होगी दोस्ती, लेकिन पाकिस्तान और चीन की, शोएब साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर मेरे दोस्त साथी हैं, वो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान चीन का रिश्ता जो है वो मुफाद से बालातर हो गया। एक ऐसी जगह पे आ गया। अमेरिका चीन की दोस्ती भी तो हमने कराई थी, अब वो मुफादात से बालातर है। दूसरा जो है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी सुमेरा इंडिया की बालादस्ती 1 इंच की भी बर्दाश्त नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है। और जो तीसरी बात यह कि पाकिस्तान ने क्लियर कट कह दिया है कि वो ना तो एयर में और ना ही ग्राउंड में किसी किस्म के अमेरिका को वो चीज़ें फराहम नहीं करेगा जो माजी में, जो पहले दौर में जब वो एक फ़ोन करता था तो मिनटों सेकंडों में उसको मिल जाती, तो अब उसके लिए वो भी मना कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस सारे सिनेरियो में अमेरिका ने जो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया है, वो सही फैसला है, सही बात लग रही है। मतलब उनका फैसला गलत हो या सही है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने अपना दोस्त बना लिया है। इसके नतीज अब इंदिरा गांधी अगर जिंदा होती या उनको पता चले, जैसे मैंने शुरू में कहा है, तो उनको भी अब एक दुश्मन नमा दोस्त मिल गया है। तो अल्लाह अब इंडिया पे भी रहम करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारे खेल में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है बड़ा नपा तुला है प्राइम मिनिस्टर का ख़ास तौर पर, और जो अफगानिस्तान में सूरत हाल बन रही है आप वो भी देख रही हैं। बिल्कुल, जो ईरान, इराक, इर्द गिर्द के सारे मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बड़ी जिम्मेदारी से बिल्कुल आग के शोलों के पास बैठा हुआ है और अपने आप को आग से बचाने की कोशिश कर। और बिल्कुल ठीक, एक चीज़ सिर्फ एक वज़ीर आज़म ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आई थी। इस बयान के बाद मेरा ख्याल है उनको समझ आ जानी चाहिए कि एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा गया था। बिल्कुल सही है। हामिद खान साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? जी सुमेरा, थैंक यू वेरी मच। ये जो सवाल है कि क्या भारत जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तो भारत की तो कोशिश हमेशा से है। अगर आपको मैं याद कराऊं 2001 में जब मुशर्रफ साहब से कहा गया कि जी अफगानिस्तान की जंग के लिए अमेरिका को अड्डे दिए जाएं, तो उस वक्त भी भारत ने सबसे पहले अपने अड्डे ऑफर कर दिए थे। उस वक्त की जो हुकूमत थी, वाजपेयी हुकूमत थी, और इस चीज से भारत जो है वो तो अमेरिका का अलाई बना हुआ है। और आपको पता है कि जिस तरह भारत, इसराइल और अमेरिका की एक ट्राइएंगल है, ये सारी दुनिया से को नजर आ रही है और किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन यहां तक मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी जो सूरत हाल है उसमें अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं है कि अफगानिस्तान के मामले पर भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बना ले।
हाँ, ओवरऑल खित्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और बन चुके हैं, बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं। जैसे जैसे चाइना, रशिया और पाकिस्तान इकट्ठे हो रहे हैं खित्ते में, इसी तरह अमेरिका और इसराइल ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। तो इस हवाले से तो मैं समझता हूं कि है आपस में, लेकिन अगर आप कहें कि ये आपस में बन गए हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर और इनकी पार्टनरशिप जो है वो अब हमेशा के लिए रहेगी, तो ये अभी कबलज वक्त है। अफगानिस्तान के इश्यू पे पाकिस्तान की जरूरत है, अमेरिका को भी और यूरोप को भी, और पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान का इश्यू हल करने की हमाकत करना जो है वो सिर्फ हमाकत है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सही, ठीक है। हामिद खान साहब, आपका मौकिफ आ गया, अगला इशू डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में जब भी जनरल इलेक्शन हुए, हारने वाली पार्टी ने कभी भी इलेक्शन को कबूल नहीं किया, रिजल्ट्स को कबूल नहीं किया, और जब तक अगले जनरल इलेक्शन नहीं आ जाते थे, वो ऐवान हो या ऐवान से बाहर हो, धांधली रैगिंग की जो गूंज है वो हमें सुनाई देती रही है। इसकी जो ताज़ा मिसालें हैं वो मौजूदा इलेक्शन भी है और इससे गुज़िश्ता इलेक्शन भी है, जब इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि धांधली की गई है 2013 के इलेक्शन में, और जो मौजूदा हुकूमत है 2018 में जो इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा कि धांधली बेस्ड ये इलेक्शन था और इसमें रैगिंग की गई है। लेकिन जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आते ही कहा था कि हम ये जो धांधली है इसके चांसेस को कम करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें एक स्टेप ले लिया गया है। पाकिस्तान में जो तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम, उसकी हम बात करेंगे। शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि मकामी वसाइल से ये तैयार की गई है मशीन, और इस मशीन को बनाते हुए जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको भी सामने रखा गया है और ईसीपी की जो खुसूसियात हैं उससे भी मुताबिकत रखती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि पहली मरतबा ऐसा इलेक्शन करवाएंगे जिसके नताइज सबको कबूल करना होंगे। मेरा सवाल जो है इस पर वो ये है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम जो है वो धांधली को रोकने में मुआविन साबित हो सकेगी? शुएब साहब, देखें, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, 21वीं सदी है, हमें उसके जो समरात हैं, जो उसके फ़वाइद हैं, उनको भी फ़ायदा उठाना है। सही। एक वक्त का ठप्पा लगाया, डाल दिया, बाद में पता चला कि जी पूरा डब्बा ही बदल गया, ये चलता रहा। यहाँ पे तो ऐसा भी हुआ कि एक फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री थी, उसके अंदर 5000 वोट लिखे हुए थे। सही। तो इतने वोट कहाँ से आ गए उस फैक्ट्री के अंदर? ये यहाँ सब कुछ होता रहा है। यहाँ 1997 का जो इलेक्शन था उसमें मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिली थी। सही। और जिसके बारे में बड़ा वाज़े कहा गया कि ये बड़े भाई ने दिलवाई है। जो आज इनको बड़े भाइयों को गालियां देते हैं, उन्होंने ही वो, उन पे ही इल्जाम है कि उन्होंने 2/3 दिलवाई थी और फिर भुगता भी था वो। बिल्कुल सही। फिर आप जब 2013 में इलेक्शन जीते तो यही इमरान खान इलेक्शन कमीशन में गए थे। बिल्कुल। 32 हल्कों पे इतराज था ना, जो चार हल्कों का, उन चारों में इलेक्शन हुआ। बिल्कुल। इससे मतलब ये है कि उन चारों में खामियां खराबियां पाई गई, बिल्कुल, तभी इलेक्शन हुआ। एग्जैक्टली। यानी कि वहां पे वो जो सिस्टम था वो नाकाम रहा। अब ये चीखते हैं कि जी डस्के के अंदर डब्बे गायब हो गए, तो भाई तुम उस सिस्टम को बदल क्यों नहीं लेते? तुम्हें सियालकोट पे एतराज है, बिल्कुल, तुम्हें आजाद कश्मीर पे एतराज है, जहां जहां हारे वहां वहां एतराज है, पे एतराज है। बिल्कुल, मतलब आप जीते तो सब अच्छा, आप हारे तो धांधली, तो धांधली, आप कराची में हार जाएं तो भी धांधली। बिल्कुल। आपका कराची में है क्या? वो तो शहबाज शरीफ लड़े थे, शहबाज शरीफ की जात को एक आम आदमी उम्मीदवार से अलग रखना चाहिए। वो लाजमन फर्क होता है पार्टी का लीडर और एक आम उम्मीदवार। सही। अब अगर वो सब खामियां दूर करने के लिए, उस बुराई से बचने के लिए एक मशीन की मदद ली जा सकती है, और मशीन भी वो जब उसमें वोट डालते हैं तो वो आपको पर्ची देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। पर्ची पर ये लिखा हुआ है कि आपने किस पार्टी को वोट डाला, बिल्कुल, किस उम्मीदवार को वोट डाला, और उसके आगे निशान लगा होता है। सही। वो निशान आप डब्बे में भी डालते हैं, तो ये डबल है। अगर कोई उसमें भी रिकॉर्ड है, बिल्कुल उसमें भी रिकॉर्ड है। सही। आप सब ने अपनी पर्ची डाली है, आप डब्बे के वोट गिनवा लें। बिल्कुल सही है। तो ये एक बड़ा फायदा है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने भी
इस सिस्टम को देखने के रजामंदी जाहिर कर दी। ठीक हो गया। पहले तो वो भी कोई उन्होंने इनकार कर elected दिया किए थे। बिल्कुल ऐसे। अब वो भी लाइन पे आए हैं, कोई थोड़ी सी उन्होंने सुनी है। मेरी तो ख्वाहिश है, ठीक हो गया, अगर इंडिया में इन मशीनों के जरिए इलेक्शन हो सकता है, ये हाईकोर्ट बार का इलेक्शन होता है जी, हमें याद है हम रात 12-12 बजे तक रिजल्ट का इंतजार किया करते थे। हमारा अपना प्रेस क्लब का इलेक्शन है, रात देर हो जाती है, वहां भी ये चीज आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो जाहिर ये चीजें जो है नई मशीनों से हाई कोर्ट के इलेक्शन का चंद मिनटों में रिजल्ट आ जाता बिल्कुल है। ऐसे ही है। ठीक है, तो साथ साथ काउंटिंग मशीन कर रही है, वो दे देती है। तो हमें कुछ थोड़ा सा अकल को हाथ मारनी लेकिन चाहिए। शुएब साहब, धांधली रोकने में मुआविन होगी? क्यों नहीं होगी? ठीक हो गया। इसमें धांधली ये रुकेगी कि जिसका डबल वोट है वो कास्ट नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। जिसका वोट एक दफा कास्ट हो गया वो दोबारा नहीं कर सकता। हो गया। ठीक हो गया। दोबारा वो अंगूठा लगाए कुछ करे, वो कास्ट नहीं होगा। सही है फयाज साहब। वैसे ये बात भी बड़ी ऑब्वियस है कि पाकिस्तानियों के पास बड़े जुगाड़ होते हैं, स्पेशली जब हम देखते हैं ना कि फॉरेन कंट्रीज में लोग होते हैं, वहाँ करप्शन रोकने के लिए या इस तरह की जो भी नेगेटिविटी है उसको हैंडल करने के लिए कहते हैं जी पाकिस्तानियों के पास बड़ी 2 नंबरी होती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा पॉसिबल है या ये धांधली रोकने में मुआविन होगा? सही कहा है बिल्कुल आपने, क्योंकि एक तो इलेक्शन होता है जो पोलिंग डे पे होता है, पोलिंग स्टेशन के अंदर होता है, उससे पहले हमारी कौम, जो हमारे लोग, हमारे सियासतदान इलेक्शन मैनेज कर बिल्कुल बड़े गुरु टाइप लोग हैं, बड़ी कारीगर लोग हैं और उनको पता है कैसे मैनेज करना है, किस बरादरी को, किस बंदे को, इवन ये कि किस बंदे के साथ कौन सा बंदा भेजना, पूरी उनकी एक उनकी अमली होती है। वो 100 मतलब इसका दाव जानते हैं किस तरह करना है। बुनियादी तौर पर ये हम सब ये कहते हैं कि इलेक्शन शफाफ होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमें ये तजर्बा ज़रूर करना चाहिए। कोई भी ऐसा स्टेप जिससे हमारे इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं होने चाहिए। तमाम सियासी जमातों को उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश है कि इलेक्शन शफाफ हो ताकि ये शोर शराबा ख़त्म हो। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई है वोटिंग के बारे से, ये आप हैरान, ये वही ज़्यादातर वही पुराना तरीकाकार है। उसी तरह वोटर जाएगा, कमरे में जाएगा, उसके बाद अपना वोटिंग लिस्ट वाला वो पर्ची होगी, ठीक है, पोलिंग एजेंट जो बैठे हैं वो उसकी शिनाख्त करेंगे। उसके बाद पोलिंग मशीन जो है वो उसका बताएगी कि हाँ तुम्हारा वोट है। उसके बाद जब जाएगा तो उसके सामने एक बैलेट पेपर आ जाएगा, बिल्कुल, और उस पर सारे निशान लगे होंगे। जिस पे शेर या बल्ले पे, साइकिल पे, जिस पे वो पुश करेगा वो उसी सिर्फ एक पर्ची निकलेगी जिस पे शेर का निशान होगा, बिल्कुल और सही, वो उठाकर वो रख देगा। ठीक हो गया। इसकी सबसे जो अच्छी बात ये है वो है कि इसमें वोट जो है वो ज़ाया नहीं होगा। ये जो ज़्यादातर रिजल्ट होते हैं अभी जो इंतखाबी उज़रदारियों में, ज़्यादातर ये है कि जी वोट उसके ज़्यादा कर दोगे, 2 मोहरें लगी, मैनुअली स्टैंप लगानी होती है ना, बिल्कुल लगी, इस साइड पे मोहर लगी, बिल्कुल ठीक है। अगर वोट ज़ाया भी करने हो तो पोलिंग अफसर के पास, ये प्रिजाइडिंग अफसर के पास ये होता था टाइम कि किसी पे 2 स्टैंप लगा दिया, उसको ज़ाया कर दिया। ज़्यादातर जो हमारी इंतखाबी उज़रदारियाँ इसी वाले से, इसमें ये चांस नहीं है। अगर आप शेर को देना चाह रहे थे लेकिन आपका निशान साइकिल पे लग गया तो वो साइकिल को ही गया, बिल्कुल वोट जाया होने का इसमें बिल्कुल कोई चांस नहीं है। लिहाजा आधा तो काम ये खत्म हो गया कि वोट जाया नहीं होगा। दूसरा, फौरी तौर पर ये नहीं होगा कि आरो मिल नहीं रहे, रात को पटवारी ले गए, किधर गए, तो फौरी तौर पर उधर पुलिस स्टेशन का वक्त तो खत्म होगा, वो साथ पुश करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल सही, वोट जाया नहीं होगा, वोट का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, क्विक रिजल्ट्स आएंगे, ठीक हो गया। ये किसी हद तक नहीं बल्कि ये बेहतर है, हमें देखना भी है। और क्योंकि आप उन्होंने इलेक्शन कमीशन की भी जो उनकी थी उज़रदारी, वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिल्कुल वो भी कर दिए। और दूसरा, उन्होंने पार्लियामेंट में भी मशीन रख दी है और सबको कहा है, तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कहा है को जाएं, जाकर देखें, सारे सिस्टम को समझें, वहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा तजर्बा है और होना चाहिए, और इससे किसी हद तक हमारे इलेक्शन जो है वो शफाफ हो सकते हैं। एक बार मैं भी भूल गया, जी को भी याद नहीं रही कि ये जो मशीन है ये साइड में भी रख देनी चाहिए ताकि वो जो 7 वोट खराब हो जाते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आ जाते हैं, वहाँ भी सही हो, बिल्कुल सही, रिजल्ट खराब ना हो। ठीक हो गया। हामिद खान साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या धांधली अब रुक सकेगी पाकिस्तान में इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से? जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखें, बात यह है कि पीटीआई की हुकूमत का भी वादा था और पिछली हुकूमतों का भी वादा रहा कि जी हम इलेक्शन का जो अमल है उसको वो शफाफ बनाएंगे, साफ और शफाफ बनाएंगे, इसकी हमारी जिम्मेदारी है। तो जब ये सारी बातें नजर आती हैं तो फिर तो जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो बहरहाल एक मुस्तरद तरीका है, और उसमें ये है कि जो लोकल वो शनाख्ती कार्ड से जो धांधली है और उससे जो
मरे हुए के भी वोट कास्ट हो जाते हैं, मेरा ख्याल है उसको रोकथाम होगी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ इसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना बड़ा जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा जो है वो मेरा ख्याल है कि जरूर करना चाहिए, और उसके अंदर ये है कि अपोजिशन की तसल्ली तो होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन अगर खामखा की उसमें डालेगी, आप समझे रखने डालेगी और खामखा की उसमें करेगा कि जी हमने माननी नहीं है बात, तो वो अलहदा बात है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सक्सेसफुल होने का, तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में ही अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के बड़े ममालिक में, अमेरिका में, सब जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ये भी फायदा होगा कि बहुत सारे जो टेक्निकल इश्यूज हैं या इंतजामी मामलात हैं उसमें भी आसानी पैदा हो जाएगी। और ये है कि मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा करना पाकिस्तान में जरूरी है, नीयत साफ के साथ सबके लिए, चाहे वो पीटीआई हो, पीपीपी हो, पीएमएलएन हो। अगर नीयत साफ के साथ इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जाया जाए और इंतखाबी इस्लाहात की जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। जमहूरियत का तसलसल जो है वो जमहूरियत की शफाफियत पर ही मबनी है और इस पर ही वो कायम रहता है। जमहूरियत जो है वो अवाम की नुमाइंदगी का नाम है। किसी भी हालत में अवाम के सामने हर हालत में शफाफियत होना इस अमल में बहुत जरूरी है। ठीक है हामिद खान साहब, आपका मौकिफ भी आ गया, अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है, हमने देखा है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ वक्त में हम देख रहे हैं कि इकट्ठे होने की कोशिश करती रही। ना सिर्फ इकट्ठे होने की कोशिश करती रही बल्कि हुकूमत के ऊपर दबाव डालने की भी कोशिश करती रही, लेकिन हर दफ़ा ही हमने देखा कि इसका रिजल्ट जो है वो पीडीएम खुद के लिए बड़ा ही भयानक था। अगर हम प्रीवियसली देखें कि जब पिछली दफ़ा पीडीएम, जिसको कह सकते हैं कि पीडीएम टूटी, पीडीएम खत्म हुई, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो भी आप सबके सामने है। जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी की, इल्जाम तराशियां की, और वो जो जलसों में हमें इकट्ठे नजर आते थे वो भी खत्म हुआ, वो भी सारी असलियत खुलकर सामने आ गई। लेकिन एक बार फिर से हमने देखा है कि पीडीएम अब इकट्ठे होने की कोशिश कर रही है। क्या आने वाले दिनों में पीडीएम दोबारा हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है? बल्कि मैं ये कहूं कि इस बार मुश्किलात का बायस बन सकती है तो गलत नहीं होगा। शोएब साहब देखें, पीडीएम की जो तबाही है या इनका अलग होना है, इसमें सबसे बड़ा किरदार नवाज शरीफ साहब ने अदा किया है। बिल्कुल, डे फर्स्ट से वाला जलसा से लेके डे फर्स्ट से बिल्कुल तक उनका जो बयानिया था वो इतना खौफनाक था कि पीपल्स पार्टी भाग गई। बिल्कुल, सबसे पहले पीपल्स पार्टी भागी, और तो नहीं भागा ना कोई, पहले जलसे में भागी थी शोएब साहब, हाँ गुजरावाला, बिल्कुल। उन्होंने उसको कबूल नहीं किया और उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी हम ये इस बयानिया से मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने इसका फायदा भी उठाया, उन्होंने अपने मामला हल भी किए, उनके लोगों को फायदा भी हुआ इसका। पीडीएम जो है उसका जो एक सिलसिला इस वक्त चल रहा है वो अब कहाँ है? सबसे बड़ी बात यह है, पहले उनके पास कम से कम एक सूबे की हुकूमत तो थी, अब तो वो कहीं नहीं है। मौलाना साहब तो खुद असेंबली में नहीं है। बिल्कुल सही। और मुस्लिम लीग नून एक सूबे की जीटी रोड की जमात बन चुकी हुई है। सही। अब जीटी रोड में से भी कितना वो गंवाएगी, उसकी इब्तिदा सियालकोट से एहसन बरियार की जीत से हो गई है। अब उन्हें ये नजर आ रहा है कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है, तो बेकार मबाश कुछ तो किया कर। वो ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को तंग करते रहें, टीज करते रहें, छेड़ते रहें, कहीं से कुछ चुपोते रहें। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका उनके पास वही है कि वो जलसों में जाएं। और आप देखेंगे कि मुझे ये ख्याल है, मेरा ये यकीन है कि एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब के खिताब करवाए जाएंगे। ठीक है। और उनका वही बयानिया होगा, वही एंटी स्टेट बयानिया। हाँ, पाकिस्तान ने कारगिल में छुरा घोंपा था, तो फिर किस बात पे मुत्तफिक होगी पीडीएम? हाँ, पाकिस्तान ने बंबई हमले में किरदार अदा किया था। ये है वो बयानिया जो नवाज शरीफ साहब का है। तो फिर पीडीएम मुत्तफिक हो गई इस बयानी पे शोएब साहब? पीडीएम तो इसी पे चल रही है। नहीं, बाकी जमातें, पीपल्स पार्टी, मौलाना इकट्ठी है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कबूल किया इस बयानिए को। मुश्किलात का बायस बन सकती है आपने हुकूमत के उनका लिए। वो अचकजई साहब का जलसा नहीं सुना बलोचिस्तान का? वो भी तो इसी बयानिए पे चल रहे हैं ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं? मौलाना साहब
अफगानिस्तान में पेट्रोल और डीजल नहीं बेच पा रहे, लेकिन पीपल्स उनके पार्टी अपने ने मसाइल हैं। गुजरांवाला जलसे में इसीलिए क्विट करने की कोशिश पहले की दिन से चले थी। गए ठीक थे हो ना। गया, ठीक हो अब गया। इन्होंने वही बयानिया रखना है, नवाज शरीफ का बयानिया होगा। अलबत्ता ये देखना है कि मरियम मेन स्टेज पे होगी या शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो खैर मंजर आम से गायब है। नहीं, आ गए हैं ना, अच्छा, मीटिंग ठीक में आए है, हैं। ठीक हो हाँ, गया। लेकिन वो बड़ा लोगों ने सही कहा है ठीक है, आप कि शहबाज शरीफ के सामने आते ही उसी मीटिंग वाले दिन जुनैद की शादी का दावतनामा भी आ गया। ठीक हो गया। शेफ साहब ये तो बता दीजिए, मुश्किलात का बायस बनेगी इस बार? नहीं बनेगी, ना बन ठीक। सकी, ना बनेगी। हाँ, पाकिस्तान हुकूमत के ऊपर गंद उछालेगी। अच्छा, ठीक है, वो तो पहले से कर रही है। ठीक हो गया। स्टेट के ऊपर उछालेगी। हाँ, ना। एग्जैक्टली। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो मंजर था इजलास हुआ जब पीडीएम का, तो 3 माह के वक्फे के बाद और किस तरह किसने इसमें खुफिया एफर्ट किया और ये इजलास हुआ है, उसमें जो कलीदी खिताब किया है मौलाना फजल रहमान साहब ने, उन्होंने उसमें ज़्यादातर गिले शिकवे किए, ख़ास तौर पर प्राइम मियां नवाज शरीफ साहब से भी और मरियम नवाज से भी, कि वो दोनों जो उनके साथ अक्सर राब्ते में रहते थे पिछले 1 माह से, ना तो उनका हाल पूछा है, इवन जब वो बीमार थे तो बीमारी के दौरान भी उनकी सेहत का नहीं प्रयास किया, तो लिहाजा उन्होंने थोड़े से शिकवे शिकायत किए, कभी उनके चेहरे पे तलखी आई, कभी उन्हें नागवारी भी दिखाई। लेकिन जब इजलास होगा तो आप देखेंगे जब वो प्रेस टॉक कर रहे थे, अगर आप गौर करें और प्रेस टॉक जब हो रही थी तो और उसकी आवाज़ बंद कर दें और सिर्फ शक्लें देखें, उनको बोलते देखें, तो मेरे ख्याल में बोलने से ज़्यादा वो जो नज़र आ रहे थे वो पीडीएम की जो अंदरूनी एक्सप्रेशंस बता रहे उसको बता रहे थे। ठीक है। बल्कि मैं कहता हूँ वो देखने वाला यही था कि उनकी आवाज़ बंद करके उनको देखा जाए। शेख साहब जैसे सीनियर लोग अगर देखते वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या चल रहा है इनके जहन में। फयाज साहब, आपको याद है कि शहबाज साहब ने मरियम से कहा कि बंद करो इसको, खत्म करो इसको, कैसे खत्म किया? मौलाना के चेहरे पर तो मायूसी थी, सही। और वो जिस तरह के बातें कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि 2-3 चीज बातें की कि मैं इंतहाबी इस्लाहत को नहीं मानता, फॉरेन पॉलिसी के बारे में थोड़ी बहुत ऐसी तनकीद की। उस वक्त जब वो बातें कर रहे थे तो आप मियाँ शहबाज शरीफ का अगर चेहरा देखें तो वो आंखें गोल गोल कर रहे थे और उनके चेहरे पे वो बड़ा टेंस था और वो बड़े डरे हुए थे कि मौलाना फजल रहमान साहब कोई ऐसा जुमला ना बोल दें, नई मिसाल हमारे लिए पैदा हो जाए। तो उन्होंने शुक्र किया कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। एक्चुअली पीडीएम जो है उसमें मेन 2 पार्टियां तो है नहीं, पीपल्स पार्टी चली गई, एएनपी चली गई, और अब देखिए उन्होंने कोई उन्होंने तहरीक की बात नहीं की, कोई उन्होंने नहीं कहा कि हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, कोई उन्होंने नहीं कहा कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, कोई उन्होंने आवाम की बात नहीं की। यानी उनका आप देखेंगे बिल्कुल वो जो एक पीडीएम जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसमें किसी भी शेख का जिक्र नहीं किया गया। और बिल्कुल सिंपल ये कहा कि और लग रहा था वो अब सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम अगले इलेक्शन तक खैर से चला जाए। और एक जिस जलसे का भी उन्होंने ऐलान किया है वो भी कराची में किया है, और कराची में देखिए पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, हाँ ठीक है, मौलाना साहब के मदरसे के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं होंगी। सारे जो पीडीएम के इजलास की इनकी वर्किंग से, इनकी थिंकिंग से, इनकी प्लानिंग जो अभी तक सामने आ रही है, मुझे नहीं लगता अभी इंसाफी कि ये इस हुकूमत के लिए, खान साहब की हुकूमत के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किलात पैदा नहीं कर सकते। ठीक हो गया। हामिद खान जी जी, एक चीज़ और माजरत बार बार तंग करता हूँ, नहीं सर, कि मुस्लिम लीग नून जो कहती है कि हम पंजाब में हैं, उन्होंने लाहौर का जलसा क्यों नहीं ऑफर किया, कराची क्यों जा रहे हैं? एग्जैक्टली, ये भी बात सोचने की। हामिद खान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पीडीएम के जो मजबूत होने की बात है, मैं ये समझता हूँ कि आपको जिस तरह नजर आया कि पीडीएम ने पिछले साल भी जलसे किए, अपनी तरफ से बड़े लोगों को इकट्ठा किया गया, नवाज शरीफ साहब की तकरीरें की गई और इस सारी सूरत हाल में एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके साथ साथ एक बार वही हुआ जिसका बार बार हुकूमत की तरफ से तस्करा किया जा रहा था कि जी ये मांगे तांगे की सवारियां हैं और ये सारे जो हैं ये अपने एक ही मकसद यानी करप्शन से बचाव के इल्जामात और करप्शन से खुद को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा इनका इकट्ठा होने का कोई और मकसद नहीं है। और वही चीज सामने आई, फिर पीपीपी में और पीएमएलएन में इख्तलाफात हुए और आपने देखा कि बिलावल और मरियम किस लेवल के ऊपर एक दूसरे के ऊपर पर्सनल हो गए, कहीं एक दूसरे को जनाब गड़ी खुदा बख्श में जाके तो मरियम ने बेनज़ीर भुट्टो जिंदाबाद, बीबी शहीद के मज़ार पर दुआएं पढ़ी, और दूसरी जानिब हमने देखा कि आपके सामने है कि उसके बाद जो बिलावल ने कहा और दोनों ने आपस में क्या कुछ कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि
पीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान तो कोशिश कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को आगे लाने की कोशिश हो रही है। इस सब के बावजूद जहां तक पीडीएम का बयानिया का ताल्लुक है, जब तक ये बयानिया जो है वो अवामी बयानिया नहीं होगा, अवाम में इसको पजीराई नहीं मिलेगी। और हमने कश्मीर के इलेक्शन में भी देख लिया कि पीटीआई जो है वो मजबूत हुई, फिर सियालकोट का इलेक्शन जो है बरियार साहब के बेटे जीते। ये सारी चीजें अगर आप गौर से देखें तो एक तरफ ये निशानदेही करती हैं कि पीटीआई जो है वो किसी न किसी तरह दोबारा अवाम का एतमाद हासिल कर रही है, हुकूमत जो है वो अपनी फुटिंग मजबूत कर रही है। और पीडीएम का ये जो इस वक्त एक तहरीक चलाने का जो अंदिया है, मैं समझता हूं कि इसमें इतनी जान नहीं है और इससे इनको कुछ भी ज्यादा हासिल वसूल नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल ठीक है, सियासी जमातें हैं, इकट्ठे हैं, एज ए अपोजिशन का हक है और अपोजिशन को यह हक इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता है। सो पीडीएम कोशिश तो पूरी करेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि पीडीएम की तहरीक से पीटीआई की हुकूमत को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, ना इमरान खान को ना हुकूमत को कोई खतरा होगा। जी ठीक है, जी ठीक है। शुएब साहब अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जुनैद सफदर की शादी के हवाले से जो कि लंदन में हो रही है, तो आज एक बड़ी मुज़ाहिका खेज अगर मैं इसको कहूँ कि सिचुएशन पैदा हो चुकी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उज़्मा बुखारी के आज मैं टिकर्स पढ़ रही थी तो वो कह रही थी कि जो मरियम नवाज हैं वो दरख्वास्त नहीं देना चाहती, वो नहीं जाना चाहती अपने बेटे की शादी पे। मुझे तो इस बात पे बहुत हंसी आई। वो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, बिल्कुल वही वाली बात है। एक बात, दूसरी बात ये, इकलौते बेटे की शादी होने जा रही है मरियम नवाज की। इससे पहले आपको याद होगा नाजरीन के और सर आपको भी याद होगा कि मरियम नवाज की जब बेटी की शादी हुई थी तो उनकी वो तस्वीर अब तक बड़ी वायरल है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनी हुई है और वो लग रहा था कि शादी उनकी बेटी की नहीं, उनकी अपनी ही है। लेकिन इस वक्त उनके इकलौते बेटे की शादी होने जा रही है लंदन में और वो यहाँ पर है और वो उल्टा कह रही हैं कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। उसकी रीज़न ये है कि मैं दरख्वास्त नहीं जमा करवाना चाहती हुकूमत को। शुएब साहब, क्या मरियम को अपने बेटे की शादी अटेंड करने के लिए हुकूमत को दरख्वास्त जमा नहीं करवानी चाहिए थी आपके ख्याल में? मुझे बड़ा ही अफसोस होता है मुस्लिम लीग नून के ऊपर। उनका ये कहना है कि हम 3 दफ़ा वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने। कितने अफसोस की बात है कि इस मुल्क में 3 दफ़ा जो वज़ीर आज़म बना है उसकी सारी जायदाद मुल्क से बाहर है। बिल्कुल, और खानदान भी बाहर है। वज़ीर आज़म क्या वज़ीरा बनने से पहले भी नहीं थी। पूरी की पूरी जायदाद पाकिस्तान से बाहर है। उसके बच्चे पाकिस्तानी शहरी नहीं है। बिल्कुल, क्या बात है कि आप 4थी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनना दे चाहते हैं, लेकिन आपकी औलाद पाकिस्तानी नहीं कहलाना चाहती, वो ब्रिटिश नेशनल है। बिल्कुल। तो इससे अफसोस क्या हो सकता है कि मेरा ख्याल है शायद अब मरियम का तो पता नहीं, मरियम की औलाद भी शायद ब्रिटिश नेशनल ही हो जाएगी तो कुछ दिनों में। मरियम साहिबा पता नहीं कैसी माँ है। हर माँ और बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जब घोड़े चढ़े, शादी करे, और वो भी इकलौता बेटा, वो भी तो उनके हाथों से वो सारा कुछ अंजाम पाए। वहां पे कौन है? नाना है, मामू है, सिर्फ बस इनके साथ वहां पे जाके शादी होनी है। लेकिन माजूर के साथ मुझे तो इस फैमिली की वो दिन भी याद है जब ये अपनी नवासी की शादी के लिए जहाज भर के लोग सऊदी अरब ले गए थे। ऐसा ही है, बिल्कुल। इनको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत नहीं है। वो सऊदी अरब जाने पे लोग मेरे एतराज करेंगे, जी आपने वहां जाने पे एतराज कर दिया। वो भाई शादियां अपनों में होती हैं, बिल्कुल, अपनों के सामने होती हैं, अपने शामिल किए जाते हैं। आप तो अपनों से बच के भाग जाते हैं, चाहे पूरा जहाज चार्टर्ड करके जाते हैं। सही। अब ये है कि अब कौन जाएगा? अब तो वैसे ही कोरोना है। जो पाकिस्तान से वहां पहुंचने वाले हैं वो तो पहुंच नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो वही के जो चंद लोग हैं, जो रिश्तेदार, तो वही शिरकत करेंगे इसमें। अभी शेर अली साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, ये चंद लोग आ जाएंगे। ठीक है। मरियम कहाँ जाएंगी? क्या मरियम कैमरे पे लाइव देखेंगी इसको? ऑब्वियसली। मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है एक माँ के ऊपर कि वो अपने बच्चे की शादी में शिरकत नहीं कर रही, बजाय बच्चे को यहाँ तो दरख्वास्त जमा क्यों नहीं करवाई? करवा देती। क्यों कराएं? उनको पता है कि वो एक मुलजिम है, बिल्कुल, और अदालत से कन्विक्ट है और वो जमानत पर हैं। वो
नहीं जा किसी सकती, भी अदालत की इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। बिल्कुल सही है। मियां नवाज शरीफ भी कन्विक्टेड थे, उनको अदालत ने इजाजत दी थी। और वो कितने बड़े ड्रामे के बाद दी थी तो बाहर गए थे। एग्जैक्टली। अब मरियम को कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करना चाहिए था ताकि बाहर चली जाती। लेकिन वो पिछला ड्रामा जो था उसकी वजह से शायद उन्होंने कहा कि इस बार एतबार नहीं होगा हमारे ऊपर, तो उन्होंने कह ही दिया कि मैं तो दरख्वास्त ही नहीं जमा करवाना चाहती। ठीक है सर, वैसे दरख्वास्त जमा करवानी चाहिए थी उनको। किस तरह कराएं, उन्हें पता है कबूल नहीं होगी। नहीं करवानी चाहिए थी, हाँ या मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट को मतून करने के लिए कि देखो मुझे इजाजत नहीं दे रहे, नहीं करवानी चाहिए थी। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे आप? शादी जुनैद की हो रही है और मरियम घर में के सामने बैठी हैं, शायद वो इतना फील ना कर रही हूँ या इतनी गमज़दा ना हो जितने शोएब साहब की आपको मैं नहीं शोएब साहब का दिल भी बरा रहा है और शोएब साहब को मुझे शोएब साहब लग ही नहीं रहे, वो तो अंदर से दुखी लगे। मेरे ख्याल में मरियम, पता है क्या फयाज साहब, जिनके अपने बच्चे होते हैं ना उनको इन चीजों का एहसास होता है कि यार हमारे बेटे की अगर शादी होती है सही है। लेकिन मैं यही तो बात करने लगा हूँ, यही पॉइंट मैं उठा रहा हूँ सुमेरा के वो लोग हैं ना जो मरियम नवाज जिस तरह के लोग हैं, जिस स्टेटस के लोग हैं, जिस पहाड़ के लोग हैं, वो और लोग हैं। बिल्कुल। हम ऐसे ही उनके काम में पिघले जाते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं हायला, उनकी ये वैरायटी नहीं है। एग्जैक्टली। वो कोई ये तो नहीं कोई गरीब और मुतवस्सित तबके का बंदा है कि वो कहेगा जी मैं बेटी के पास नहीं था, बेटे के पास नहीं था, पता नहीं उसके पास खाने के पैसे भी होंगे कि नहीं, पता नहीं उसने जेवर भी खरीदा होगा कि नहीं, पता नहीं उसने कहाँ से कर्जा लिया होगा, वो एक और फीलिंग होती है। ये लोग तो लश पश लोग हैं, मौजे हैं, वो खुशे इसे सोने के खुशे भी पहनेंगे, सोने की जैकेट भी पहनेंगे, जुनैद सारे मतलब का सारी चीज़ें वो आपको पता है किस तरह की उनकी तैयारियां होंगी। Exactly. कितनी जबरदस्त जगह पे उनकी और फिर जिस खानदान में उनकी शादी हो रही है, परेशानियां हम लोग मुतवस्सित तबके के और गरीब लोग ये ऐसे ही बड़ों की परेशानियां अपने खाते में डाल देते हैं, बादशाहों की परेशानियां, उनकी दुनिया ही और है। Exactly. मरियम की फीलिंग और उसको पता है कि बेटा एक बड़े घर में उसकी शादी हो रही है, किस शाहाना अंदाज में हो रही है। देखो आपका सवाल बिल्कुल रेलेवेंट और सही है। इसको इजाजत मिलती या ना मिलती, इसको अप्लाई करना चाहिए था। इसको तमाम अगर वो ये समझ दिया कि मेरा बेटा है और उसकी जज्बात गरीब और अमीर के एक होते हैं, थोड़ी देर के लिए हम अगर ये भी कर ले तो उसको पूरी एफर्ट करनी चाहिए थी। बेटे को यहाँ बुला लेती, उसमें तो नैब के केस नहीं थे, नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फैसा मजबूरी क्या थी? देखिए ना, मुहर्रमुल हराम का महीना है, बिल्कुल वो भी एक डिस्ग्रेस। हम लोग एहतराम करते हैं इस महीने का, ये कहते हैं ठीक है शर्म अगर इजाजत है भी, लेकिन वो एक हमारा तकद्दुस एहतराम है, हमारा एहतराम का रिश्ता है कि कोई भी बच्चों वाला कोई भी मुसलमान जो सच्चा है वो जो दिल में दर्द रखता है, एग्जैक्टली खुशी को इग्नोर करता है, खुशी बना नहीं सकता। और खुशी का एहतमाम करना एक और भी मैं समझता हूँ गलती है। और उसने मेरा ख्याल तो ये है कि उसने ये भी एक कैच किया। मैं आपको बात बताऊँ, उसने ये बातें बताया करेगी जलसों में, मेरे एक बेटे की शादी थी और मैं नहीं गई, मुझे इन्होंने बेटे से मिलने नहीं दिया, मुझसे ज्यादा मजलूम कौन है, मेरे साथ किससे ज्यादा जाती हुई है, इससे तो वो वोट लेगी। बिल्कुल सही कर रही है, इलेक्शन आने वाले तैयारी कर रही है बेसिकली। सही है, जीना भी हो मरना भी हो, ये कहीं ना कहीं सियासत की तरफ आते हो, सियासी अपनी जो होती है ना ताकत उसको बनाने की कोशिश करते हैं, अपने सियासी ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखना, ये मेरी बात नोट कर लेना, इसके जलसे देख लेना, बाद में उम्र भर ये बात आएगी बेटा था मैं उसकी शादी बनेगी। और कई शोएब जैसे लोग जो जज्बाती बड़ी जबरदस्त बात, इसके साथ जुल्म हुआ है यार, इसको वोट देंगे। सही हो गया। और हमारे अवाम माफ कीजिएगा इस बात से बड़े इम्प्रेस हो जाएंगे और वाकई कोशिश करेंगे कि जी हाँ इतनी मजलूम बीबी है तो इसको हम वोट देंगे। इमरान के साथी हैं और आप दीदा बैठे हुए। जबरदस्त, बहुत अच्छा। एक जुमला छोटा सा जी कि मुझे इंतजार रहेगा कि क्या मोदी और सज्जन चंदाल कुछ स्पेशल चार्टर्ड तैयार करा के लंदन पहुंचे, शादी पे जाएंगे। बिल्कुल सही है। हामिद खान साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जी बड़ी खुशी की बात है, जुनैद सफदर की शादी हो रही है, मरियम नवाज के बेटे हैं और आपको पता है सैफुर रहमान जो थे एहतसाब के जो चेयरमैन थे उनकी बेटी से हो रही है और ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल उनको हक तो है दरख्वास्त जमा कराने का, लेकिन हम पंजाबी में कहते हैं कि किस मुंह से जमा कराएं। बात तो ये है, जब आप जनाजे जो हैं वो भेज देते हैं बगैर अपने मतलब बेटे जो हैं वो माँ के बगैर आ जाते हैं
अबिद शेर अली की वाइफ की डेथ हुई, कोई नहीं आया, और बहुत सारे इश्यूज हैं। जब मतलब आप मेरिट पे देखें तो नज़र ये आता है कि हुकूमत के पास बहुत सॉलिड ग्राउंड है मरियम बीबी को ना जाने देने की इजाज़त देने की। उसमें हमने देखा कि भी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब की वीज़ा एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ हो गई है, और उसमें भी यही कहा गया है कि नज़र नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब कोई बीमार हैं, इस तरह के सीरियस बीमार हैं या इस तरह का सीरियस उनका इलाज चल रहा है। तो अगर यही ब्रिटिश हुकूमत की फाइंडिंग्स हैं तो इस सारे में जो नवाज शरीफ साहब का जो बीमारी के हवाले से जो बयानियां है वो मजीद कमज़ोर हो जाता है, और वो कमज़ोरी जो है वो आवाम को भी नज़र आ रही है। मरियम बीबी के लिए ये था कि जी शादी बेटे की यहाँ कर लें, पाकिस्तान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जुनैद सफदर भी आ सकते हैं। तो इसलिए मतलब मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जस्टिफिकेशन लेना जो है वो इतना आसान नहीं है। और कैप्टन सफदर जो हैं वो मेरा ख्याल है वैसे वालिद ज़रूर शादी में शरीक होंगे, मेरा ख्याल है। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या इनको दरख्वास्त देनी चाहिए, तो हक इनके पास हक है, दरख्वास्त दे के देख लें। लेकिन ये कि क्योंकि इन्होंने बीमारी के लिए भी पहले दरख्वास्त दी और सारा कुछ, तो वो ये देखा जाता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। कानून तो ये देखता है कि नीयत क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इससे पहले यही डिस्कशन हो रही थी कि खुशी हो गमी हो, एक सियासतदान जो है उसको सियासी रंग देने की ही कोशिश करता है ताकि बाद में पॉइंट स्कोरिंग हो सके और वोट भी जो है वो हासिल कर सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सैयद शहबुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। फयाज वड़ाई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में मौजूद थे आप हमारे साथ। हामिद खान अल-मशरिकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, इंग्लैंड से आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।